हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, एमपीपीएससी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ वंश था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गड़े हुए खजाने से ऐसे नायाब रत्न निकालकर एमपीपीएससी के सिलेबस में रखे, ताकि दुनिया, खासकर मध्य प्रदेश के लोग जो हैं उनको समझेंगे। राजा विक्रमादित्य की चर्चा करेंगे, विक्रम बेताल की चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं सर माथे पे रखने का प्रयास करेंगे। नागवंश को तवज्जो मिलेगी, नागवंश को महत्व मिलेगा, राजा विक्रमादित्य को महत्व मिलेगा, परिव्राजक वंश को महत्व मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। परिव्राजक वंश, याद रखिए, सबसे पहले तो ये शब्द जो है ना, परिव्राजक, इसका मतलब एक सन्यासी होता है। परिव्राजक जो शब्द है, ये शब्द होता है भ्रमणशील सन्यासी। इसका अर्थ होता है, परिव्राजक का अर्थ होता है भ्रमणशील सन्यासी। इसे भ्रमणशील सन्यासी कहते हैं, भ्रमणशील सन्यासी। ए वंडरिंग एसेट कहा जाता है, ए वंडरिंग एसेट कहा जाता है, भ्रमणशील सन्यासी कहा जाता है। और ये जो है कहीं ना कहीं गुप्तों के सामंत माने जाते थे, यानी बुधगुप्त है, वैन्यगुप्त है, और समुद्रगुप्त के तो प्रयाग प्रशस्ति में ये तक कहा गया है कि ये जो परिव्राजक वंश का जो अंतिम राजा था, जिसका नाम था संक्षोभ, ये समुद्रगुप्त का समकालीन था। यानी सबसे पहले यदि परिव्राजक की बात की जाए तो इनका मतलब होता है ए वंडरिंग एसेट, ए भ्रमणशील सन्यासी। ये भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। इन्होंने 5वीं और 6वीं शताब्दी में शासन किया था। इन्हें गुप्तों का सामंत कहा जाता था, और कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से शासन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके आगे एक उपाधि ये अपने आगे धारण करते थे, और उस उपाधि का नाम था महाराज। तो जो महाराज की जो उपाधि हुआ करती थी, महाराज की उपाधि हुआ करती थी, एक्चुअल में उस समय सामंतों को महाराज कहा जाता था, और जो वाकई में रूलर होता था, किंग होता था, उसे महाराजा धिराज कहा जाता था। और हस्तिन के कई अभिलेखों में हमें यह जानकारी मिलती है कि इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वो शब्द है गुप्त नृप। उसके इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, गुप्त नृप राजो भुक्तो, गुप्त नृप राजो भुक्तो। यानी ये कहीं ना कहीं जो है ये गुप्तों के ही अधीन सामंत हुआ करते थे। और परिव्राजक यानी घूमते हुए ब्राह्मण जो है सन्यासी थे, तो इनको गुप्तों ने बहुत सारी भूमि दान की, और फिर इनके ही द्वारा जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में परिव्राजक वंश की स्थापना की गई, जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं स्थापना की गई। तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र में परिव्राजक वंश की स्थापना होती है। और इनकी जो मेन राजधानी है वो मानी जाती है नागौद। नागौद आज की डेट में सतना में स्थित है। तो नागौद और जसो भी कहीं ना कहीं इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आपको नागौद ही याद रखना है। इनकी जो मेन राजधानी थी वो नागौद है। याद रखिए, नागौद सतना में है, नागदा उज्जैन के पास है। तो मैं नागौद की बात कर रहा हूं आपसे। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी जो है नागौद हुआ करती थी, नागौद इनकी राजधानी। और इनका जो पड़ोसी था वो उच्चकल्प, उचहरा जो है कहीं ना कहीं शासन हुआ करता था। और फिर इसमें हमें प्रमाण भी मिलते थे कि इनके समकालीन जो है वो सर्वनाथ, यानी ये उच्च कल्प जो है कि लोग यहां पर शासन करते थे। तो परिव्राजक वंश में याद रखना है कौन थे, भारद्वाज ब्राह्मण गोत्र से संबंधित थे। भारद्वाज ब्राह्मण थे, 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन किया। ये लोग जो है गुप्तों के सामंत थे, ये महाराजा की उपाधि धारण करते थे। और कहीं ना कहीं हस्तिन के अभिलेखों में एक शब्द मिलता है, गुप्त नृप राज भुक्तो, गुप्त नृप राज भुक्तो, गुप्त नृप राज भुक्तो। तो ये जो है कहीं ना कहीं इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब ये जो परिव्राजक वंश के जो शासक थे, उनमें हमें 6 शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वास्तविक जानकारी हमें सिर्फ 2 के बारे ही मिलती है। एक दामोदर है, एक जो है हस्तिन है, और दूसरे जो है संक्षोभ है। यानी बाकियों के बारे में हमको कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। जो हमें मेन जानकारी मिलती है वो मिलती है हस्तिन और संक्षोभ के बारे में। इनमें से यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई रूलर था तो उसका नाम हस्तिन था, क्योंकि उसने 42 वर्ष शासन किया था। और कहा जाता है कि ये जो हस्तिन था, ये शैव धर्म को मतानुयायी था, शैव धर्म को कहीं ना कहीं मानने वाला था। और इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनके द्वारा लिखे गए अभिलेखों से। तो कहीं ना कहीं जो अभिलेख है उससे ही हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, इनके
जो संस्थापक थे उनका नाम सुशर्मन था। तो इनके जो संस्थापक थे उनका नाम सुशर्मन था, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो देवादय को माना जाता है। इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुशर्मन को तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो भूमि है वो कहीं ना कहीं दान में मिली हुई थी। ये भी जो है कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण जो है वंश था, परिव्राजक वंश, और कहीं ना कहीं गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। और आप देखिए तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है, तो गुप्तों ने जो खासकर समुद्रगुप्त ने जो नीति चलाई थी, यानी आर्यावर्त के 9 राजा, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं, और विशेषकर जो आटविक क्षेत्र था, जो जंगल क्षेत्र था, उसमें उन्हें अपने अधीन बनाना है, यानी पूर्णतः जो है उनको अपने अधीन नहीं करना है। और फिर उसके बाद जो है सर्व कारण, उसके बाद ये जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो 3 प्रकार की नीतियां बनाई गई थी, कन्योपायन, सर्वोपाकरण, ये सब के माध्यम से कहीं ना कहीं आटविक क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, दक्षिण भारत में कांची, ये पूरे क्षेत्र को विजय जो है करने का प्रयास किया था। लेकिन बहुत सारा जो आटविक क्षेत्र था उनको जो है बस अपने अधीन बनाया, और पूर्णता जो है कहीं ना कहीं जो है उनको स्वायत्ता, पूर्णता जो है उनको स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं अपने अधीन देने का प्रयास किया कि मेरी तरफ से आप शासन करो। तो वो गुप्तों के सामंत के रूप में कहीं ना कहीं ये शासन करते थे, और महाराजा की उपाधि धारण की थी। राजधानी नागौर थी। 5वीं 6वीं शताब्दी में उन्होंने शासन किया था। भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे, और इनका जो मेन जो सोर्स हमको मिलता है वो मिलते हैं इनके अभिलेख से। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है खो। तो ये कहां पर है? सतना में। मझगवा कहां पर है? वो भी सतना में है। जबलपुर, इसे डाहल क्षेत्र कहा जाता था। जबलपुर को डाहल क्षेत्र कहा जाता था। बैतूल, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बैतूल में तिवरखेड़ी, बैतूल में जो है वाकाटक, बैतूल में कई प्रकार के हमको नागवंश से संबंधित, यानी एक बहुत ही प्राचीन स्थल था। इसमें संक्षोभ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भूमरा, ये जो भूमरा है, आप याद करिए कि गुप्तों के द्वारा जो एक मंदिर बनाए गए थे तो उसमें भूमरा का शिव मंदिर भी था। तो ये भी नागौद के पास स्थित है, ये भी। और मझगवा, ये भी सतना में स्थित है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने ये लिखा है कि मेरे जो सामंत थे, जिसमें से एक का नाम संक्षोभ था, तो मेरे जो सामंत थे संक्षोभ के द्वारा डाहल क्षेत्र, डाहल का मतलब जबलपुर, और 18 आटविक यानी जंगल क्षेत्रों में शासन किया गया। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो मेरे सामंत हैं, मेरे जो सामंत है जिसका नाम संक्षोभ है या संक्षोभा है, उसने डाहल क्षेत्र यानी जबलपुर और उसके पास 18 आटविक क्षेत्रों में शासन किया था। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि सुशर्मन पहला राजा था, देवादय वास्तविक संस्थापक था। इनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी प्रबंजन दामोदर के बारे में हमको कोई भी जानकारी, ना तो इनके अभिलेख मिलते हैं, ना ही उनके बारे में कोई विशेष जानकारी। हस्तिन का एक अभिलेख मिलता है, और हस्तिन के एक अभिलेख में यह मिलती है कि मुझसे पहले प्रभाकर दामोदर, मुझसे पहले देवादय, प्रबंजन और दामोदर ने शासन किया था। तो हस्तिन के एक अभिलेख में हमें यह नाम जानकारी मिलती है कि हस्तिन के एक अभिलेख में कहा गया है कि मुझसे पहले जो है देवादय, प्रबंजन और दामोदर ने शासन किया था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है शासकों का क्रम जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जिसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी मिलती है इस पूरे परिव्राजक वंश में, वो 2 शासक हैं। उनमें से एक का नाम हस्तिन है और दूसरे का नाम संक्षोभ है। हस्तिन ने शासन किया था 415 से 517 ईस्वी तक, और संक्षोभ का शासन था 518 से लेकर 528 तक ईस्वी तक। अब एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनके जानकारी के स्रोत होंगे, और जानकारी के जो स्रोत हैं वो इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं, इनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है खो अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। उस खो अभिलेख में कहा गया है कि मैं जो परिव्राजक वंश का शासक हूं, मैं 14 विधाओं का ज्ञाता हूं। और उस समय 14 विधाओं का ज्ञाता का मतलब होता है संपूर्ण सर्वस्व ज्ञानी। वो ये कहता है हस्तिन कि मैं परिव्राजक वंश का जो शासक हूं, मैं 14 विधाओं का गाता हूं। मैं धर्म, मैं दान, मैं कर्म, मैं न्याय, इन सब में जो है सिद्धहस्त हूं। तो ये हस्तिन के अभिलेख में कहीं ना कहीं हमको जानकारी मिलती है, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसका नाम है खो अभिलेख। खो अभिलेख से हमें राहस्तिन की जानकारी मिलती है। और कुबलय माला एक पुस्तक का नाम है। कुबलय माला, ये जो एक पुस्तक है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी, कुबलय माला, इसमें कहा गया है,
इन परिव्राजक वंश के शासकों को इनकी जो उपाधि दी गई है, राणा हस्तिन की उपाधि दी गई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अभिलेखों से, और बार बार एमपीपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले नंबर पे जो लिखा है खो अभिलेख। तो ये जारी करता कौन था? संक्षोभ। लेकिन इसमें हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? हस्तिन के बारे में। इसमें ब्राह्मणों को दान दिया गया, ये लोग ब्राह्मणों को खूब दान देते थे, ब्राह्मणों को खूब सारी जमीन दान देते थे, हाथी का दान देते थे, गायों का दान देते थे, घोड़ों का दान देते थे, और इसी कारण इन्हें बहुत बड़ा दानी कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो खो इंस्क्रिप्शन था जो सतना से प्राप्त हुआ है, ये जो खो अभिलेख है, इसमें यह कहा गया है कि हस्तिन ने दाहल क्षेत्र यानी जबलपुर, दाहल क्षेत्र और उसके पास 18 आठवें यानी जंगल क्षेत्रों में राज शासन किया है। यह बात संक्षोभ के द्वारा लिखवाए गए खो अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है। इन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया है और पिशाचपुरी नामक एक स्थान पर, उसी खो नामक स्थान, पिशाचपुरी नामक स्थान पर लक्ष्मी मंदिर का निर्माण कराया है। तो पिशाचपुरी नामक स्थान पर लक्ष्मी मंदिर का निर्माण किया है। 14 विधाओं के ये अपने आप को पूरे ज्ञाता मानते थे, और पूरे ज्ञाता जो है इनके अभिलेख में जनता इनको मानती थी कि ये राजा ही नहीं है, ये सर्वस्व ज्ञानी है, ये सर्वस्व न्याय करता है। और प्रजा जो है इनसे इतनी ज्यादा प्रसन्न रहती थी, कहते थे कि जब ये अपने दरबार में, इनके दरबार में कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी दरबारी पहुंचता था तो स्वर्ण अशर्फियों से उसका स्वागत करते थे। विद्वानों को जो है ये सोने से तोल देते थे, विद्वानों को भूमि दान देते थे। तो इनके जो चर्चे हैं आज भी दंत कथाओं में, आज भी मैथोलॉजी में कहीं ना कहीं जो है सुनाए जाते हैं। बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े की जबान में, कभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में, कभी सतना के क्षेत्र में, कभी नागौर के क्षेत्र में, ये बच्चे बच्चे की जबान पे इन शासकों की जो दानवीर कार्य थे उसको कहीं ना कहीं सुनाए जाते थे। दूसरा अभिलेख है जबलपुर इंस्क्रिप्शंस, ये हस्तिन के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें भी देखिए ब्राह्मणों को दान देने की बात कही गई है। तीसरा जो अभिलेख है बैतूल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 518 ईस्वी में इसे जारी किया गया था। संक्षोभ के द्वारा इस अभिलेख को कहीं ना कहीं लिखवाया गया था, और इसमें भी कहीं ना कहीं हस्तिन के द्वारा भानु स्वामी जो है इनके एक सामंत हुआ करते थे, उनको त्रिपुरी वैसे जबलपुर को ही त्रिपुरी कहा जाता है, तो त्रिपुरी जो है उसका क्षेत्र दान में दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैतूल इंस्क्रिप्शन, आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि त्रिपुरी का क्षेत्र जो है वो संक्षोभ के द्वारा दान किया गया था। तो बैतूल इंस्क्रिप्शन से हमें यह जानकारी मिलती है, और जारीकर्ता का नाम भी याद रखना है, ये सब जारी करता है। तो किन किन खो अभिलेख के जारी करता संक्षोभ थे, जबलपुर के कौन थे? हस्तिन थे। बैतूल के कौन थे? संक्षोभ थे। और बैतूल क्यों इंपॉर्टेंट है? बैतूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हस्तिन के द्वारा भानु स्वामी को त्रिपुरी का क्षेत्र दान दिया गया। दूसरा है, अगला है भूमरा। भूमरा में मैंने फिर कहा आपसे कि हमें जो हमारा मेन इतिहास है, जो हमारा भारत का इतिहास है, उसमें हमें भूमरा के शिव मंदिर का प्रमाण मिलता है, गुप्तों के द्वारा बनाए गए मंदिरों का प्रमाण मिलता है। तो भूमरा तो वैसे भी एक ऐतिहासिक जगह है, ये सतना में स्थित है। भूमरा में एक अभिलेख मिला है हस्तिन का, और उसमें कहा गया है अम्बे लोडे, उसमें कहा गया है अम्बे लोडे जो गांव है वो ब्राह्मणों को दान दिया गया था। अम्बे लोडे गांव जो है वो गांव जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को दान दिया गया था। ये हस्तिन के भूमरा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है। उसके बाद मझगवा जो है ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल था। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक प्रकार से राजधानी के तौर पर भी मझगवा का एक महत्व था। हालांकि मैंने राजधानी बताया, राजधानी आपको नागौद ही याद रखनी है, लेकिन मझगवा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और मझगवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे हमें जानकारी मिलती है ब्राह्मणों को भर भर के दान दिया गया, भर भर के दान दिया गया। जो दानी है, जो सहिष्णु है, जो तपस्वी है, क्योंकि इनके वंश का नाम ही परिव्राजक है, और कहीं ना कहीं देवताओं से यानी भारद्वाज गोत्र से संबंधित होने के कारण जो है इन्होंने वो तपस्या, वो जो है आराधना, वो जो है देवताओं को प्रसन्न किया कि जब ये गुप्तों के दरबार में पहुंचे तो चाहे वो वैन्य गुप्त हो, चाहे वो विष्णु गुप्त हो, चाहे वो बुध गुप्त हो, चाहे वो समुद्र गुप्त हो, उन सभी ने इनका आत्मीयता से इनको जो है इनके चरणों में बैठकर जो है कहीं ना कहीं इनको सर माथे पे लगाया और कहा कि भाई हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कहीं ना कहीं गुप्तों के वैभव को बढ़ाने में परिव्राजकों का बहुत बड़ा योगदान है।
और इन्होंने जब गुप्तों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये जो है तप तपस्या से जुड़े हुए थे, तो इनके राजपाट को आगे बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करते थे, इनके राजपाट को बढ़ाने के लिए ये हवन करते थे, इनके राजपाट को बढ़ाने के लिए ये अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे, और उन्हीं अनुष्ठानों से गुप्तों का वैभव जो है उस पर चार चांद लग पाए, वो पराकाष्ठा पे पहुंचा। भूमरा अभिलेख इसमें कहा गया है ब्राह्मणों को अंबा लोटे गांव दान में दिया गया है। उसके बाद मजगवा, इसमें भी दान देने की बात कही गई है। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह बात कही गई है कि समुद्रगुप्त ये कहता है, मैंने, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है उसका हमें बहुत बड़ी जानकारी प्रयाग गुप्तों की हमें आधे से ज्यादा इतिहास प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। तिलक भट्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस पर बहुत अच्छा काम किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये समुद्रगुप्त कहता है, मैंने अपने सामंत जिसका नाम संक्षोभ है उसको दाहल का क्षेत्र और 18 आठवें क्षेत्र जो है मैंने उनको दान दिए हैं। मैंने, समुद्रगुप्त कहता है, प्रयाग प्रशस्ति में कहता है, मैंने संक्षोभ को दाहल का क्षेत्र और 18 आठवें क्षेत्र जो है, जंगल क्षेत्र जो है, वो दान दिए हैं। और यही कारण है कि हमें हस्तिन के अभिलेखों में कहीं ना कहीं एक शब्द मिलता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ये गुप्तों के सामंत थे। हालांकि गुप्तों के सामंत जरूर सामंत कहते हैं, लेकिन सम्मान में गुप्तों ने इन्हें सर माथे पे बिठाया था, क्योंकि ये जो है उनके अनुष्ठान करते थे। और कहीं ना कहीं जब वहां पर गुप्तों के दरबार में जब बहुत सारे राजा जो है इनकी प्रतिभा से, इनके अनुष्ठान से, इनके यज्ञ इत्यादि से जब प्रसन्न हुए, तो उसी के द्वारा ही इनको बड़ा जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो दान में दिया गया। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि गुप्त हस्तिन के अभिलेखों में लिखा है, गुप्त नृप राज भुक्तो, अर्थात कहीं ना कहीं गुप्तों के द्वारा बनाए गए ही ये जो है राजा थे। और ये उपाधि जो धारण करते थे, टाइटल, वो महाराज था। और कहीं ना कहीं परिव्राजक का मतलब ही भ्रमणशील सन्यासी होता है, ए वंडरिंग एसेट होता है। और ये सबसे पहले जो है सन्यास के रूप में कहीं ना कहीं ये ध्यान साधना और उससे जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे राजाओं के यहाँ, क्योंकि राजा जो है उस समय ब्राह्मण और कहीं ना कहीं राजा और क्षत्रिय, ये एक इस प्रकार का गठबंधन चलता था कि यदि राजपाट को आगे बढ़ाना है तो बिना पुरोहित, बिना ब्राह्मण के राजपाट आगे चल नहीं पाएगा। और उसमें वो सबसे योग्य ब्राह्मण चाहिए जो हवनों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से राजपाट को आगे बढ़ा सके। तो परिव्राजक वंश ये 5वीं 6वीं शताब्दी में आगे बढ़ा। गुप्तों के सामंत थे, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे। और क्यों जाने जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है? दान। जैसे दानवीर कर्ण हम कहते हैं, ऐसे ही ये क्या इनकी विशेषता है? तो एक शब्द में यदि इनकी डेफिनेशन कहा जाए तो ये जो है बहुत बड़े दानी थे। इनको जाना जाता है सब कुछ लुटाने के लिए। इन्होंने भूमि दान की, इन्होंने सोने चांदी असरफियां दान की, इन्होंने जो है घोड़े दान किए, हाथी दान किए। और जो भी इनके दरबार में गरीब, भूखा, वंचित, शोषित जो भी इनके दरबार में आता था, ये उसके लिए सोने की असरफियां लौटा देते थे। खासकर वो जो विद्वान आते थे, तो विद्वानों की यहाँ पर पूजा की जाती थी, विद्वानों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता था। ऐसे ही नहीं, बुंदेलखंड की परंपराओं में बच्चा बच्चा जो है इस परिव्राजक वंश के जो है प्रति सम्मान रखता है। ऐसे ही नहीं जो है नागवंश के प्रति लोग सम्मान रखते हैं। ऐसे ही नहीं जो है उच्च कल्प के प्रति लोग सम्मान रखते हैं। कुछ ना कुछ तो इन शासकों में जरूर बात होती है, लेकिन हमने इतिहास के बहुत सारे ऐसे पार्ट को डार्क एज के रूप में रखा, सिर्फ ये कह के कि यहाँ पे हमें ठोस प्रमाण नहीं मिले। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, ये हमारी दुर्बलता है। और महान विद्वानों ने ये तक कहा है कि भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र देश, ऐसा देश है जहां पर वो इतिहास पढ़ाया जाता है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। प्रयाग प्रशस्ति, तो ये सारे अभिलेख याद रखना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये खो अभिलेख याद रखना। यहां से चांदी के 5 सिक्कों का हमें जानकारी मिलती है। यहां से हमें रा हस्तिन की जानकारी मिलती है। ये किसके द्वारा जारी किया गया था? संक्षोभ के द्वारा। तो आपको याद रखना है, ये जो संक्षोभ के द्वारा जारी किया गया था, यहां से रा हस्तिन की जानकारी मिलती है।
यहां से चांदी के सिक्कों की जानकारी मिलती है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है कुबलय माला। तो कुबलय माला में हमें इनकी उपाधि मिलती है राणा हस्तिन। ये शैव धर्म को मानते थे, यानी ये जो हस्तिन थे ये भी शैव को मानता था, और संक्षोभ जो था ये भी शैव धर्म को मानता था। और कहीं ना कहीं इनके जो है अभिलेखों में इन्हें राणा हस्तिन कहा गया है, और चांदी के सिक्के इनके दरबार में, इनके राजपाट में चलाए जाते थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है ये 5वीं-6वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण वंश था, जिसे हम परिव्राजक वंश कहते हैं। और इसी का ही पड़ोसी वंश था जिसे उच्च कल्प उचेहरा सतना, आज भी सतना में एक जगह का नाम है उचेहरा। तो हम कहीं ना कहीं जो है ये नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम उच्च कल्प या उचेहरे के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है परिव्राजक वंश जो है निश्चित रूप से इतिहास की उपलब्धियों में एक महान वंश था, और कहीं ना कहीं यहां से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खो इंस्क्रिप्शन, और दूसरे नंबर पे है बैतूल। इनको आप जरूर याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बना है। एमपीपीएससी ने मेंस में भी पूछा है, 2024 में जो है नागों पे क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो अलीगढ़ है उन पे भी क्वेश्चन आया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं तैयार करिए, खास करिए इंस्क्रिप्शंस को। तो मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।